अब देखिए, तो पहला तो बन गया जी, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और सापेक्ष चाल में क्या होता है, एक दिशा में है तो घटा देंगे, तो 1200/4 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी हो गया जी। ठीक है, सीट का क्षेत्रफल क्या है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h। कुल पीछे क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr² होता है। ठीक है, चलिए, बेलन का आयतन तो πr²h। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर बन गया सबको। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें गुण के गैस के गुण अधिक ऊर्जा ग्रहण कर आयनित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें घन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। ये विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। यह व्यवहार समानांतर गैस को अलग होता है। अब देखिए, प्लाज्मा के कुछ उदाहरण निम्न हैं। एक सेकेंड, अब देखिए, तो प्लाज्मा के कुछ उदाहरण क्या हैं, सूर्य एवं अन्य तारों में प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। विद्युत आर्क और फ्लोरोसेंट लाइट में भी प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट, बिजली के डिस्चार्ज में भी प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेलाग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पेलाग्रा बोलते हैं। ठीक है, DS बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन की गंभीर कमी के कारण होती है। इसे DS बीमारी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके 4 प्रमुख लक्षण हैं। क्या क्या हैं, तो क्या है, त्वचा संबंधी होना है ना, त्वचा संबंधी डॉक्टर क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, दस्त होना, ठीक है, उल्टी उल्टी होगा पूरा। दस्त होना मतलब बाथरूम होता है, उसको क्या बोलते हैं, दस्त वही ना? डिमेंटिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, डिमेंटिया। ठीक है, डेथ हो जाना, मृत्यु, है ना, या चलिए ये सब होता है। ठीक है, पेलाग्रा से। अब देखिए, यह बीमारी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होती है जहां भोजन में प्रोटीन और विटामिन B3 की कमी होती है। ठीक है, घेंगा का कारण आयोडीन की कमी होती है। घेंगा का कारण किसके कारण से, आयोडीन कमी। यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है जिससे यह ग्रंथि असमान रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण में गर्दन सूजन हो जाएगा, थकान हो जाएगा, वजन में बदलाव होगा, हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का सेवन इसे ठीक कर देता है। ठीक है, अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदमी रहता है उसमें किस चीज़ का कमी रहता है, आयोडीन का कमी रहता है। ठीक है, अब देखिए, हाइपोकैल्सीमिया के मुख्य कारण शरीर में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, कैल्शियम कमी रहे तो हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। बेरी है ना, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी किसके कमी से होता है जी, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है जी सर। अब देखिए, पता चल रहा है हाइपो मतलब कम होता है। अब देखिए, हाँ, हर हाइपर रहता तो ज्यादा हो जाता। अब देखिए, चावल को बार बार धोने से ठीक है विटामिन B1 खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में आते हैं हम लोग, विटामिन B। अब देखिए, विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने में के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। किसका जी, बाएं हाथ का। ठीक है, तो बहुत से बाएं, बहुत से, है ना, बल। ठीक है, चलिए, यह नियम विद्युत मोटर के कार्यप्रणाली और विद्युत चुंबकीय बलों की दिशा को समझने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, अब देखिए, यह नियम बताता है कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली, मध्य उंगली किस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी उंगली क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, तो I²RT जी, है ना, हीट का फॉर्मूला ही होता है I²RT। ठीक है, चलिए, 1125 हो जाएगा इसका जूल। सहकार टैक्सी सेवा गृह मंत्रालय द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई। तो 9 में क्या बोला है, तो कौन क्या है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय मंत्री कौन है, अमित शाह। गृह
केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री, ठीक है, एग्जाम में यही सीजीएल एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त, ठीक है, सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। सहकार नामक एक और नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू की घोषणा की है जो ओला और उबर को तर्ज पर काम करेगी। इस सेवा का उद्देश्य टैक्सी, बाइक, ऑटो रिक्शा चालकों को सीधे लाभ पहुंचाना है और यात्रियों को किफ़ायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा में 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो लापता लेडीज है ना। तो लापता लेडीज के हीरो कौन है जी, रवि किशन है ना, पान खाते रहता है, पुलिस वाला रहता है बनल, ठीक है। अब देखिए आईफा अवार्ड 2025 में फिल्म लापता लेडीज को कई श्रेणी में कुल 10 पुरस्कार मिला है जी। कितना पुरस्कार, 10 को। इस फिल्म निर्देशन किरण राव ने भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड जीता है, किरण राव। लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अभिनेत्री नीतांशी गोयल ने जीता है, ठीक है, नीतांशी गोयल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तो नीतांशी गोयल। आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, कार्तिक आर्यन को, ठीक है। हाँ, अब देखिए 11 का कौन हो गया, 11 का डी हो गया, ये सबको 11 बन गया ना, ठीक है। अब देखिए 12 का हो गया आपको बी नंबर, ठीक है, 12 का बी, मतलब 12 का ए, हाँ ठीक है, 12 का ए हो जाएगा जी, ठीक है, 2 मतलब कि, और 13 का हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब देखिए 14 का हो जाएगा डी नंबर जी, ठीक है। अब देखिए तो क्या आते हैं हम लोग 14 नंबर, 14 का डी हो जाएगा जी, ठीक है। तो पहला संख्या का स्क्वायर करके अंतिम संख्या को घटा देना है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर में 15 का हो जाएगा डी नंबर जी, ठीक है। 16 का तो सबका जोड़ के है ना, औसत बराबर सबका जोड़ बटा संख्या से भागा दे देंगे, 50.6 हो जाएगा। 17 नंबर हो गया जी, 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्का मैदान तो सबका क्या करेंगे, पहले परिमाण निकाल लेंगे, तो 4 गुना 38 152, तो दूरी कुल दूरी निकल गया ना, तो कुल दूरी बटा 4 कर देंगे। चलिए अब देखिए 19 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 19 का बी, ठीक है। तो मौसम निकालने जान पे करते हैं, सब में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा वाला, सब में कॉमन और सबसे छोटा वाला। चलिए अब देखिए 20 नंबर में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जी, तो ए नंबर लवण जल का विद्युत अपघटन, लवण जल का विद्युत अपघटन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर लवण जल का विद्युत अपघटन औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यह विद्युत अपघटन अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड को 3 महत्वपूर्ण उत्पादों में विघटित करता है, ठीक है। तो किसमें जी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एनोड के पास बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है जी, एनोड के बाद, और क्लोरीन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। याद रखिएगा कि NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनेगा, एनोड पर, ठीक है, और क्लोरीन गैस कैथोड पर मुक्त होगा, और हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पर मुक्त होती है, ठीक है। चलिए संपर्क प्रक्रम एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। संपर्क विधि से क्या बनाते हैं जी, संपर्क विधि से क्या बनाते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं, ठीक है। तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4, इसको है ना कार की बैटरी में यूज करते हैं H2SO4, इसको अम्लराज बोलते हैं, ठीक है, अम्लराज भी बोलते हैं। हेबर प्रक्रम की औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग अमोनिया उत्पादन के लिए करते हैं। हेबर विधि किसमें जी, तो अमोनिया उत्पादन में, ठीक है, हेबर विधि अमोनिया उत्पादन में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक महत्वपूर्ण क्षार है, ठीक है जी। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कागज़ उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, साबुन में, डिटर्जेंट उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन में और रासायनिक संशोधन में, ठीक है। चलिए तो पेट्रोलियम शोषण के लिए कौन सा करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। अब देखिए अपरामाणु के मामले में विकासशील भून अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है, ठीक है।
अपरा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, चलिए, तो अपरा मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। अपरा एक अस्थायी अंग है, ठीक है, फिर बाद में विलुप्त हो जाता है, जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होती है। यह भ्रूण और माँ के ऊतकों को मिलकर बनता है और माँ के रक्त प्रवाह के माध्यम से भ्रूण को आवश्यक पोषक प्रदान करता है और ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। साथ ही भ्रूण के द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को भी माँ के रक्त में स्थानांतरित करता है ताकि माँ का सही उन्हें निष्कासित कर सके। गर्भाशय गिरवा गर्भाशय का निचला संकरा भाग है। गर्भाशय का निचला संकरा भाग है जो गर्भाशय को और योनि को जोड़ता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने देना और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को गर्भाशय में बनाए रखना और प्रसव के दौरान फैलना। अंडवाहिनी वह नलिका है जहां निषेचन होता है और यह अंडे के गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज गर्भाशय की ओर बढ़ता है और गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर में क्या है हम लोग, तो 22 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन श्रृंखला में प्रथम सदस्य सूत्र है। तो एल्कीन क्या होगा जी, पहला तो दूसरा से चालू होता है एल्कीन, है ना, और एल्काइन में कहाँ चालू होता है, एल्काइन में भी दूसरा से, ठीक है, एल्कीन में भी दूसरा से। ठीक है, ये सब असंतुलित हो गए। ठीक है, और एल्केन के रूप में पहला से। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो वो असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा जी CnH2n, एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। ठीक है, अब बाकी सब में एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है ना जी। ठीक है, आप देखिए मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जी, तो 23 को होती है। मानव नर जनन कोशिका में, जिसे शुक्राणु कोशिका में भी कहा जाता है, यह अगुणित कोशिका होते हैं। ठीक है, इसमें खाली नर जनन कोशिका बोला है, नर जनन कोशिका में और मादा जनन कोशिका में कैसे गुणसूत्र होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, अब देखिए 23 नंबर में क्या है जी, तो मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है जी। ठीक है, तो 23 से नर से या 23 को मादा से लेगा तो 23 हो गया, तो नर से पूछा तो 23 को हो गया। अब देखिए मानव नर कोशिका में गुणसूत्र संख्या 23 होती है। मानव नर जनन कोशिका, जिसे शुक्राणु कोशिका भी कहा जाता है, ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं जी, अगुणित, यह अगुणित होता है ना जी। एगो चेंज हो जाता है ना जी, 23वां एगो एक्स होगा तो वाई, तो अगुणित लेंगे। ठीक है, अगुणित को वो कोशिका जिनमें गुणसूत्र केवल एक सेट होते हैं। क्या होता है जी, जिनमें गुणसूत्र केवल एक सेट होते हैं। ठीक है, मानव में देही कोशिकाएं होती हैं। शरीर के अन्य सभी कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या 2 सेट होते हैं, जिन्हें द्विगुणित। एक सेट रहेगा तो अगुणित। ठीक है, याद रहेगा। तो मानव नर जनन कोशिका, जिसमें शुक्राणु कोशिका भी कहा जाता है, यह एक अगुणित होता है। यह क्या होता है जी, अगुणित होती है। ठीक है, मानव देही कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो 23 जोड़े गुणसूत्र के रूप में विकसित होते हैं। क्या होते हैं जी, 23 जोड़े गुणसूत्र में विकसित होते हैं। मानव देही, ठीक है, ठीक है, जोड़ा लिख रहा है जी। अब देखिए, अब मानव बोल देगा 46 गुणसूत्र। हम लोग इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है ना जी। तो 23 जोड़ा में 22 जोड़ा क्या, ऑटोसोम, ये ऑटोमेटिक जाना ही है। ठीक है, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र ये क्या करता है, ये लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, जो जाएगा एक से एक जाएगा, क्या पुरुष में से वाई एक्स वाई जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर एक से गया तो महिला और पुरुष एक्स वाई गया तो पुरुष। ठीक है, जनन कोशिकाओं शुक्राणु अंडाणु के विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन और सूत्री विभाजन द्वारा बनती है। ठीक है जी, तो मानव में जो जनन होता है उसकी विधि से, तो अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री। ठीक है, हाँ, एक अर्धसूत्री होता है, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। ठीक है, हाँ, तो ये अर्धसूत्री से होता है। ठीक है, आज देखिए अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना
ताकि निषेचन के दौरान नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित युग्मज बना सके, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान हो, 46 हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप मानव नर जनन कोशिका शुक्राणु में केवल एक सेट होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम, एक लिंग, एक से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट तो आते हैं हम लोग 24 नंबर में आते हैं। किसके द्वारा अप्रैल 2025 में वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो 24 का हो जाएगा क्या जी? तो बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2025 में वेगा सी रॉकेट माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन प्रक्षेपण किया गया। बायोमास है ना, मीथेन को बायोमास बोलते हैं। ठीक है, वायु का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य विश्व में वनों का मानचित्रण करना है जी। यह मिशन ईएसए के जलवायु और पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के तहत 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है। इसका मुख्य कार्य वनों के स्वास्थ्य और कार्बन चक्र में उनकी भूमिका का आकलन करना और साथ ही कार्बन स्तर का मापन करना है। ठीक है, 37वें, अब देखो 25 में क्या है? तो 25 का सी, 37वें कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया जी? नई दिल्ली में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक के स्वायत्त निकाय संगीत नाटक अकादमी की घटक इकाई कथक केंद्र नई दिल्ली ने हाल ही में 6 दिवसीय मेगा महोत्सव 37वें कथक महोत्सव 2025 का समापन 25 से 30 मार्च 2025 को किया। ठीक है, तो कहाँ हुआ था जी? 37वां कथक महोत्सव नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए 26 का सी हो गया जी, सबको बन गया। 27 का बी हो गया सबको, 28 का भी हो गया ने। चलिए 29 भी हो गया, 29 का सी, 30 का हो जाएगा बी जी। चलिए 31 भी हो गया सबको। ठीक है, तो समय बाद क्या था? दूरी बटा सापेक्ष चाल। चलिए 32 का भी हो गया आसान से। ठीक है, चलिए 33 का हो जाएगा बी नंबर, 34 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर में क्या आपको? 35 नंबर में रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो चीनी क्या होता है जी? चीनी। ठीक है, गॉड कोशिका क्लोरोप्लास्ट चक्रीय और गैर चक्रीय फोटोफास्फोरीकरण के माध्यम से एटीपी उत्पादन में सक्षम होते हैं। गॉड कोशिका क्लोरोप्लास्ट चक्रीय और गैर चक्रीय फोटोफास्फोरीकरण के माध्यम से एटीपी उत्पादन में सक्षम होते हैं। यह फोटो ऑटोट्रॉफ है, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, पौधे ग्लूकोज C6H12O6 है ना जी। तो कुल परमाणु संख्या पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे क्या? 24 ना सर? 24 हो जाएगा ना जी, परमाणु संख्या ना जी जी। ठीक है, बनाने के लिए सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग होता है जी, है ना, जिसका उपयोग वे जीवित रहने के लिए ऊर्जा के रूप में करते हैं। प्रकाश पत्ती की ऊपरी परतों के माध्यम से अवशोषित होता है ना जी, ऊपरी माध्यम से तो अवशोषित होता है ना, जिसे क्यूटिकल और ऊपरी एपिडर्मिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पत्ती के निचली एपिडर्मिस में रंध्र और रक्षक कोशिकाएं होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ते में प्रवेश करने देती है और ऑक्सीजन के अतिरिक्त जल को पत्ती से बाहर निकलने देती है। रंध्र, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रमुख कार्य हैं जो पौधों की वृद्धि विकास को संचालित करते हैं। ये तीनों पौधों को जीवित रहने में आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश कितना यूज करता है पौधा? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कितना %? 1% यूज करता है। ठीक है, पत्ता में मैग्नीशियम होता है जी। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन आपका स्टोमेटा में। ठीक है जी। चलिए अब देखिए 45 वर्ष के करीब महिलाओं को मासिक स्राव बंद हो जाता है। ये अवस्था मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो रजनोवृत्ति तब होती है जब फर्स्ट बार शुरू होता है। ठीक है, रजनोवृत्ति क्या होता है? जब रजनोवृत्ति क्या होता है? जब हार्मोन स्तर में कमी कारण मासिक धर्म बंद हो जाता है।
रजो दर्शन जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आएगा तो रजो दर्शन, फर्स्ट टाइम आएगा तो रजो दर्शन, ठीक है। और रजनोवृत्ति जब हार्मोनल स्तर में कमी कारण मासिक धर्म बंद हो जाता है तो रजनोवृत्ति हो गया। मोनोपोज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं को होती है। रजनोवृत्ति के कारण होने वाले हार्मोनल परिवर्तन असहज शारीरिक और भावनात्मक लक्षण पैदा कर सकते हैं। रजनोवृत्ति लक्षणों से निपटने के लिए हार्मोनल थेरेपी, दवा, जीवन शैली में बदलाव जैसे उपचार उपलब्ध हैं। रजनोवृत्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियां अधिक जोखिम होता है। रजनोवृत्ति के बाद हृदय रोग का खतरा कई कारणों से बढ़ जाता है, जिनमें शामिल है एस्ट्रोजन की कमी और रक्तचाप में वृद्धि। अब देखिए 38 नंबर में आते हैं हम लोग। तो गोली गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा 1/2 MB का स्क्वायर है ना। और गतिज ऊर्जा का क्या कार्य हो जाएगा? ऊर्जा मतलब कार्य है, तो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 1/2 MB का स्क्वायर इंटू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी दिया हुआ है आपको, मतलब फोर्स ही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, है ना। तो क्या बार बार बोलेंगे कि फॉर्मूला बैठाइए, जो फॉर्मूला बैठ रहा है बैठा दीजिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा कार्य सब तो सेम हो गया ना, बराबर कर दिया, हो गया पुट के। चलिए बहुत सुंदर। वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में 38 नंबर क्या है, ठीक है। वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में एम्फाइटिक कौन है? तो एम्फाइटिक लाइकेन, ये क्या करता है? प्रदूषण का सूचक है। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन की मात्रा कम होगी, ठीक है। अब देखिए पेड़ों की शाखाओं और तनों पर उगने वाले एम्फाइटिक लाइकेन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला बायो इंडिकेटर है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण और पर्यावरण में होने वाले बदलाव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। लाइकेन की उच्च संवेदनशीलता उनकी विशेष संरचना और उनके पोषक तत्व को प्राप्त करने के तरीके के कारण है। एम्फीफाइट एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे पर उगता है। क्या होता है? दूसरे पौधे पर उगता है। एम्फीफाइट को एयर प्लांट के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं? एयर प्लांट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में नहीं टिकते हैं, नहीं टिकते हैं, ठीक है। एम्फाइटिक पौधे जो दूसरे, यहाँ पूछेगा एम्फाइटिक पौधे किसे कहते हैं? जो दूसरे पौधे पे उगता है, दूसरे पौधे पे आश्रित होता है, ठीक है। हाँ उसी तरह, ठीक है। अब देखिए प्लांट ग्रुप में, क्योंकि ये मिट्टी में नहीं टिकते हैं, ठीक है ना, हवा में, जैसे अमरबेल तो उसका जड़ है ही नहीं। एम्फाइटिक वर्षा जल, हवा, अन्य स्रोतों से पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो लाइकेन किसका है? कौवा का सवाल का है ना, ठीक है। मिलने से लाइकेन बनता है, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर में क्या है? तो निम्नलिखित में से एक दुनिया का छत तिब्बत को बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत के बाद दुनिया का छत कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित इस पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत के पठार का चीनी नाम किंग जांग पठार है। क्या नाम है जी? किंग जांग पठार है, ठीक है। वहीं से पामीर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पामीर का पठार भी, दुनिया का छत बोलते पामीर का पठार, ठीक है। तीनों कोना में ऐसा रखा हुआ, पत्थर हवा में रखा हुआ, समझे, नीचे आदमी लोग को दिक्कत नहीं, छत की तरह एकदम, ठीक है। चलिए यूरोपीय 40 नंबर में आते हैं हम लोग। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना दिया है। कौन दिया जी? यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड यूरोपीय संघ ने दिया है, यही तो इसी के बीच लड़ा चल रहा था, ठीक है। यूक्रेन और रूस के बीच शामिल होने के लिए। हाँ ठीक है। ऑपरेशन स्काई शील्ड के तहत नाटो में शामिल होने के लिए लड़ाई हो रहा था। हाँ यूक्रेन बोला नाटो में शामिल होंगे, तो रूस ने बोला कि हाँ, रूस बोला कि नाटो में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुआ बोलिए? 1949 में, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन स्काई शील्ड के तहत यूरोपीय द्वारा यूक्रेन की रक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों की तैनाती तैयार का प्रस्ताव किया गया। फ्रांस ने भी यूरोप समेत यूक्रेन देश को भी अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की पेशकश की, जो परमाणु सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। 41 का डी हो गया जी, 42 का सी हो गया, 43 का हो गया आपको ए नंबर, 44 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 45 का तो ये हो गया, सबको हो गया। 46 का हो गया 15 जी, 27 का हो गया जी। तो पेड़ का कुल ऊंचाई हो गया आपको, ठीक है, 10√3। चलिए औसत चाल भाग फॉर्मूला जानबे करते हैं, 2s1 इंटू s2 बटा, ठीक है। चलिए s1 प्लस s2। अब देखिए तो
24 घंटा में 360, तो 5 घंटा 24 मिनट में 81 डिग्री हो जाएगा। भोजन नली की दीवारों में 50 नंबर में क्या बोल रहा है कि भोजन नली की दीवारों में, ठीक है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति क्या कहते हैं, तो पेरिस्टोलिक गति। क्या कहते हैं, पेरिस्टोलिक गति। पेरिस्टोलिक तरंग जैसी मांसपेशी संकुचन की श्रृंखला है जो भोजन को पाचन के तंत्र माध्यम से आगे बढ़ाती है। ऐसे अग्र प्रणाली की शुरुआत होता है जहाँ चिकनी मांसपेशियों की मजबूत तरंग जैसी गति होती है जो निगले गए भोजन को बोलस को पेट में ले जाती है। यह अनैच्छिक गति भोजन को पेट और आंतों की गुदा के माध्यम से आगे जाने में आवश्यक है। पेरिस्टोलिस की धीमी लेकिन स्थिर गति का समान रूप से पाचन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह गति शरीर को पाचन के लिए भोजन को तोड़ने और रास्ते में पोषक तत्वों को अवशोषित करने का भी समय देता है। साथ ही यह गति पथ पर जमा हुए बैक्टीरिया और अपशिष्ट उत्पादों को साफ करने के लिए भी मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, तो भोजन पेट में कितना देर तक रहता है जी? 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा है ना। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, पूर्ण जल का पूर्ण अवशोषण बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी आंत की आमाशय पाचन बोला ना, बोलता है कि पेट में, तो हम तो आमाशय समझे। अब देखिए 51 नंबर में क्या है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या जी? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH। CH3COOH 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलीन सिरका कहलाता है। 6 से 7% मिला देंगे तो सिरका कहलाएगा। ठीक है, फार्मिक एसिड का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए, तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक एसिड है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलीन सिरका कहलाता है। फार्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, फार्मिक एसिड चींटी के डंग में है ना, मौलिक एसिड मौलिक सेब में, ठीक है, ओसाइटिक एसिड खट्टे फलों में, ठीक है, इमली में टार्टरिक। ठीक है, चलिए अब देखिए, एथेनोइक एसिड का उपयोग सिरका, एस्टर और अन्य बहुलक सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिरके का उपयोग उक्त रक्त शर्करा को कम करने के लिए भी किया जाता है, सिरका का उपयोग। ठीक है, डायबिटीज कैसे होता है? इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाता है। बच्चे में दूध का पाचन, ये ठीक है, रेनिन के कारण ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी पचा लेता है दूध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एसिटिक एसिड का उपयोग प्लास्टिक की बोतलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब देखिए 52 नंबर में आते हैं, इन तथ्यों में कौन सही नहीं है? तो C नंबर सही नहीं है। ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है, ये गलत है। ठीक है, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण स्वतः और सतही प्रक्रिया, सतह पे होता है जी। ठीक है, जैसे ताप वृद्धि होती है उसी द्रव की सतह को छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मुख्य स्थान में साम्यावस्था पर वाष्प अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, अतः ताप में वृद्धि के साथ वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। अब देखिए 53 नंबर, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो 53 का C हो जाएगा जी, केवल बद्ध विद्युत धारा। क्या जी? केवल बद्ध विद्युत धारा। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर एकमात्र कारण केवल बद्ध विद्युत धारा है। विद्युत चुंबक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उससे बद्ध विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबक वह उपकरण है जिसमें विद्युत प्रवाह की मदद से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इसका चुंबक केवल विद्युत प्रवाह रहने तक ही सक्रिय रहता है। बंद मतलब बंद होता है, वक्र हो जाता है, संकेतित वृत्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रवाह से पास होने के कारक क्या हैं? तो कुंडली में घुमावों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है जी। संख्या बढ़ेगा तो जी, ठीक है, संख्या बढ़ाना है, एरिया नहीं। ठीक है, उसी में डेंसिटी होगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो ठीक है।
चुंबकीय प्रवाह की मात्रा अधिक विद्युत प्रवाह से अधिक चुंबक को उत्पन्न करेगा। लो कोर की गुणवत्ता नरम लो कोर चुंबकीय क्षेत्र में अधिक प्रभावी बनाता है। तार की मोटाई, ठीक है, मोटा तार अधिक विद्युत प्रवाह का वहन कर सकता है जिससे चुंबक बढ़ता है ना जी। जब हाई वोल्टेज के लिए जाता है ना मोटा तार, आप तारवा गुजरता तो आवाजो करता है जी सर। कहता है जी। ये बड़ा चलिए टावर वाला होता है। भारतीय, अब देखिए 54 में क्या आपको, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास यूनिकोस 2025 में भाग लेगा? तो ग्रीस देश में भारतीय वायुसेना ग्रीस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास यूनिकोस 2025 के लिए भाग लेगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास यूनिकोस 25 में लिया है, लेकिन हेलेनिक वायुसेना द्वारा यह अभ्यास 31 मार्च से 11 मार्च 2025 तक ग्रीस के एंड्रोविटा एयरबेस में आयोजित किया जाएगा। जो यह हेलेनिक वायुसेना द्वारा यह 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्रोविटा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। अब देखिए 55 नंबर क्या है, 55 का निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय की मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं? तो सरयू नदी। सरयू नदी किनारे कौन सा शहर है बसा है? अयोध्या। और मथुरा यमुना नदी किनारे, ठीक है। अब देखिए मिलान ग्लेशियर गुमाई हिमालय हिमनद है, जहाँ यह मनुष्याई पिथौरागढ़ उत्तराखंड और नेपाल में स्थित है। गौरी गंगा नदी मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जिसे आगे सरयू नदी कहा जाता है, ठीक है। घाघरा, सरजू और शारदा इसी नदी के नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा है गौरी गंगा किसका नाम है, ठीक है। हाँ, गौरी गंगा नदी मिलान ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, हाँ, जिसे आगे सरयू नदी कहा जाता है, ठीक है। ये बिहार एसआई अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसमें पूछा है, ठीक है। हाँ 21, ठीक है, 21 जनवरी को ना, 21 जनवरी को आया था एग्जाम में, ठीक है। गौरी गंगा यह नदी बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है। यह नदी बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 56 हो गया जी, 56 का ये सबको हो गया। 57 हो गया, 57 का सी, 58 का सी, ठीक है। 59 का हो जाएगा बी, ठीक है। और 60 का हो जाएगा आपको सी नंबर, 61 का भी सी, 65 का हो जाएगा डी नंबर, 63 का हो जाएगा डी नंबर। ये सब हो गया ना जी। चलिए अब देखिए 64 का हो गया जी, सबको पता है सब बहुलक, ठीक है। एकल छूट निकल गया है, a + b - a × b बटा 100। चलिए अब आइए 66 नंबर में आते हैं हम लोग। किसी समतल दर्पण समतल उत्तल लेंस में वक्र की पृष्ठीय त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो क्या होगा जी? तो सी नंबर हो जाए क्या, इस बात का ध्यान किए बिना कि बीम इसके किस भाग की ओर स्थित है यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। बोल रहा है किसी समतल उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो क्या होगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि बीम इसके किस भाग की ओर स्थित है यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए फोकस, आवर्धन और रेडियस, ठीक है, के बीच क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f = μ - 1 × 1 + r1 - 1/r2। तो वो 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही दे देगा फोकस R1 R2, ठीक है। हाँ चलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, तो वही बेकेलाट हो जाता है जी। एक बार जो सेट हो गया फिर उसको गला उला के चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या क्या है, तो बेकेलाइट, विनाइल एस्टर, मेलामाइन, पॉलीयूरेथन और फाइबर ग्लास, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को केवल एक बार गर्म कर ढाला जा सकता है।
वे प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का सुचालक मतलब कुचालक होता है। थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म करके ढाला जा सकता है ना जी। पॉलीइथेनिल, पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल, ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीप्रोपेलाइन, ठीक है। अब देखिए 68 में क्या है, नायलॉन का आणविक सूत्र अनुसूत्र क्या है, तो ए नंबर NHOC CH2 का होल 4 CONH, ठीक है, देख लीजिएगा, CH2 का होल 6 HNO6। नायलॉन पॉलीएमिडाइड, ये एग्जाम में पूछेगा यही वाला क्वेश्चन। नायलॉन क्या होता है, नायलॉन एक पॉलीएमिडाइड बहुलक है। नायलॉन एक पॉलीएमिडाइड बहुलक है, एग्जाम में पूछता है, जिसे एमाइड का आत्मक समूह के रेखीय पॉलीमर है। नायलॉन 6 का निर्माण वेलेस कोरोडस ने किया था। नायलॉन 6 का निर्माण वेलेस कोरोडस ने किया था। नायलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एडिबिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन 6 पॉल सेलेक ने बनाया था, यह W कार्पोलेक्टम का बहुलक है, ठीक है। नायलॉन का उपयोग रस्सियाँ, मछली या मच्छरदानी नेट, पैरासूट, इलास्टिक होजरी, मशीन के घटक आदि हैं। नायलॉन का उपयोग इसे क्या, रस्सी बनाने के लिए, पैरासूट बनाने के लिए, है ना, मछली के घटक के रूप में, मशीन का घटक, मछली का मच्छरदानी सब नायलॉन का बनता है, इलास्टिक होजरी। अब देखिए 69 में क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभियंत्रण किनका निर्माण होता है, तो ATP, हाइड्रोजन डाटा और O2, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्माण होता है, ATP होता है, हाइड्रोजन डाटा होता है और O2। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया या फोटो एक्टिवेशन या प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अवस्था कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया में होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थेल क्वार्ट्स में संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट के थैला क्वार्ट्स में संपन्न होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया निम्न चरण है। प्रकाश का अवशोषण होगा पहले, ये प्रकाश फोटोन ऊर्जा का अवशोषण है। पूछेगा प्रकाश किसका बंडल है, तो फोटोन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, यह क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को फोटोन ऊर्जा में अवशोषण से उत्तेजन करता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है जी, इसमें क्लोरोप्लास्ट के थाइकोइड झिल्ली में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ATP का संश्लेषण, इसमें ATP और, ठीक है, पाई से ATP का संश्लेषण होता है। NADP, ठीक है, तो NADP कहाँ होता है जी, ग्राना में। ग्राना में क्या होता है जी, NADP का निर्माण कहाँ होता है, ग्राना में NADP का निर्माण होता है। और RUDP का निर्माण, ठीक है, ऑस्टोमीटर में। RUDP का निर्माण ऑस्टोमीटर में, ठीक है। तो NADP प्लस अपचयन, इसमें इलेक्ट्रॉन अतः NADP प्लस को अपचयित कर NADPH का निर्माण कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 70 नंबर। तो फरवरी 2025 में चौथे नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो जर्मनी में। जर्मनी का चांसलर नेताजी है ना, हिटलर, मतलब नेताजी को उपाधि कौन दिया, सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दिया था, ठीक है, हिटलर है वहाँ, ठीक है। आपातकाल भी हम लोग कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए हैं। आपातकाल कितना अनुच्छेद में आता है, भाग 18 में, ठीक है। 52, 56, 60, 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 352, 356, 360। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 70 में क्या है, 70 हो गया जर्मनी। अब देखिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री, ठीक है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 13 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, ठीक है। आज देखिए 71 में क्या है, किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता, आरियाना साबालेंका। आरियाना साबालेंका मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने जेसिका पेगुला को हराकर अपना पहला मियामी ओपन कुल 19वां WTA खिताब विजेता बनी है, ठीक है।
किसको हराया जी? जेसिका पेगुला को। आरियाना साबालेंका एक प्रसिद्ध बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी है। कैसा जी? प्रसिद्ध बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये हो गया। तो 75 का हो जाएगा बी, 73 का ए, 74 का डी और 75 का डी। सब हो गया जी। चलिए, बहुत सुंदर। धन्यवाद। लेके आए थे।